नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग को देखना है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग को कवर करना है। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख लिए है ना। फंडामेंटल राइट्स को 2 लेक्चर में देखे हैं। आज हम लोग को देखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 1 घंटे में हो जाएगा, एक ही लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखना है आप लोग को। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा, देखिए स्पष्ट सीजीपीएससी स्पोर्ट्स 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर। कल्याणकारी राज्य पूछा जाए, कल्याणकारी राज्य पूछा जाए तो आपको लेना है डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी लेना है, डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य के बारे में बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इससे संबंधित पूरे थ्योरी को देख लो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखोगे तो भाग 4 में है, और इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 तक का अनुच्छेद शामिल होता है, याद रख लेना। इसमें देखोगे तो इस डीपीएसपी को कहां से लिया गया है, क्वेश्चन बनता है तो डीपीएसपी को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी को, याद रख लेना। ये क्या करता है तो राज्यों को प्रदत्त अधिकार बताता है, राज्यों को प्रदत्त अधिकार, राज्यों को प्रदत्त अधिकार बताता है, याद रख लेना। कल्याणकारी राज्य के लिए, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रख लेना। साथ ही साथ ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा। ग्रेनविल ऑस्टिन ने, याद रख लेना, निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों को संविधान का मूल आत्मा कहा, याद रख लेना। और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने तत्वों को विशेषता वाला बताया, इन नीति निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला बताया, इसको याद रख लेना। तो अंबेडकर जी ने क्या बोला है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या बोला है, इन सब को भी आपको याद रखना है। कौन से आर्टिकल में आता है, कहां से लिया गया है, कितना से कितना आर्टिकल है, कौन सा भाग है, ये पूरा जानना है। ठीक है, तो इससे संबंधित पूरे थ्योरी को हम लोगों ने कवर किया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, गलत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अधिकार, बिल्कुल, याद रख लेना। स्वतंत्रता का अधिकार और कल्याण की अवधारणा, तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है धन का केंद्रीकरण, याद रख लेना। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही क्या है, सही क्या है? ठीक है ना, करेक्ट कौन सा होगा ये देखना है। तो यह नैतिक आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण है, यह संविधान की व्याख्या में सहायक है, यह शासन के मूल्यांकन का आधार है, और यह उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर होगा ये नैतिक आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। संविधान की व्याख्या में सहायक भी होता है और शासन के मूल्यांकन का आधार भी बताता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी याद रख लेना, उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग को समझना है, एक सीक्वेंस
में चल रहा है हमारा एमसीक्यू सीक्वेंस में। इसके बाद आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 41 ऐसा करके पूरा 51 तक को आज कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है। बात समझ रहे हो मेरी? ध्यान से ये वीडियो देख लो, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं कवर करूंगा, एमसीक्यू के थ्रू ही उसको मैं कवर कर दूंगा। तो इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ये रिपीट क्वेश्चन है ना। बी इसका आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल है। एक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य, ये हमारे प्रिएम्बल में बताया गया है, ये भी एकदम सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी सही है। और एक धार्मिक राष्ट्र की स्थापना, ये कहीं पर भी नहीं बोला जाता, धार्मिक राष्ट्र नहीं बोला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। याद रख लेना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया, और भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसको याद रख लेना, ये सीजीपीएससी लाइब्रेरियन 2017 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उद्देश्य नहीं है पूछा है ना, इस कारण है पूछा रहता तो ये चारों रहता जी, ठीक, ये चारों रहता। ये करेक्ट है, ये गलत है। चलिए, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो ये वाला सही है। और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। सही कथन पूछा है, सही कथन, तो याद रख लेना, ये प्रवर्तनीय होंगे बोला है, ये गलत हो जाएगा। प्रवर्तनीय नहीं होंगे याद रख लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 याद रख लो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, ठीक। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, याद रख लेना। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के एग्जाम में, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो, मैं जो संविधान बता रहा हूँ उसमें आपको यूपीएससी का एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा, उसमें अन्य पीसीएस का क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, व्यापम में आए हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हर प्रकार का क्वेश्चन का वैरायटी है, और हर प्रकार का क्वेश्चन का ट्रेंड है। जैसे कि कथन कारण वाला क्वेश्चन मिलेगा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन मिलेगा, कालक्रम में जमाने वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम मिलाने वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। इस तरीके से हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, और सिंगल लाइन क्वेश्चन भी मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने, और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भाग 4 से क्वेश्चन है। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक घोषणा की है, ठीक है। नियोजन में विकास को प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। कौन सा सही होगा? तो अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और ये कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका ए आंसर होगा। ए, एस और आर दोनों सही, और व्याख्या भी सही है। क्योंकि हमारे नीति निर्देशक
सिद्धांत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की घोषणा की गई है और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। ये आपको जान लेना है। मैं इससे संबंधित ये आर्टिकल भी आप लोग को बता दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य बताता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ ही सिद्धांत जिन्हें राज्य अपनी नीतियों तथा कानून को बनाते समय ध्यान में रखे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश करना है। संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों में ये सब शामिल है। तो इस सब से स्पष्ट होता है कि आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है और उसके लिए बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर लेना है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसका बताइए, चलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल क्या है, क्या क्या शामिल होता है। तो इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से इससे संबंधित आर्टिकल में दिया गया है और यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कृषि और पशुपालन का संगठन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन का संगठन। ये बिल्कुल सही है ना, याद रख लेना। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अक्षुण्ण रखना, ये देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहना, ये देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण, ये भी सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। और ये देख लीजिए आया हुआ क्वेश्चन एडीओ 2012 का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ए 1, 4 और ये 5। तो 1, 4, 5 सी में है, तो सी इसका सही आंसर होगा। बात समझ रहे हो, सी इसका सही आंसर होगा। आप लोग को समझते चलना है और देख लीजिए इससे संबंधित आप लोग आर्टिकल को देखिए। आर्टिकल में स्पष्ट बताया गया है। आर्टिकल में मैंने बताया भाग 4 में देखोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के डीपीएसपी के अंतर्गत देखोगे तो 36 से 51 तक का आर्टिकल आता है और 51 का को मत शामिल कर लेना, वो 51 का क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो केवल 51 तक को लेना है। और इसमें देखोगे तो आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा बताता है और राज्य की परिभाषा कैसी परिभाषा, जो भाग 3 में बताया गया है वही राज्य की परिभाषा इसमें भी आएगा, याद रख लेना। और इसी के अंतर्गत देखोगे तो आर्टिकल 48 का स्पष्ट रूप से लिखा गया है कृषि और पशुपालन संगठन, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, याद कर लेना। राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49। इसका मतलब स्पष्ट रूप से यहाँ पर पता चलता है कि ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। देख लीजिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, कृषि और पशुपालन। देख लो, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन, पर्यावरण वाला ये हो गया, पर्यावरण वाला, और ये राष्ट्रीय स्मारक वाला हो गया। तीनों का उल्लेख यहाँ पर है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये सभी आर्टिकल को याद करना है। 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। 36 क्या है, राज्य की परिभाषा। उसके बाद 37 देख लो। 37 को याद नहीं रखोगे चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है,
38 देखो, 38 क्या बोलता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था। और 39 क्या बोलता है? पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। देखोगे तो पहले यहाँ आप गांव स्तर में देखोगे तो जो प्राइवेट में काम करने जानते हैं ना, तो पुरुष लोग एनर्जेटिक होते हैं, वो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा भारी वजन वाला भारी चीज़ों को भी उठा सकते हैं। इस कारण मान लीजिए 200 रुपये मेल को दे रहा है तो फीमेल को 160 रुपये दे रहे हैं, इसी के लिए ये लाया गया। तो ये अब गैर कानूनी हो जाएगा। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? पुरुष को भी उतना ही देना है 200 रुपया और महिला को भी 200 रुपये देना है। इसी कारण आप मनरेगा में देखोगे, मनरेगा शासकीय योजना है, तो मनरेगा में वेजेस जो है या जितने भी एम्प्लॉय है या किसी भी तरीका का पेमेंट करना है तो उसमें फीमेल और मेल के लिए अलग अलग नहीं है वेतन, सेम कार्य के लिए सेम। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को जितना मिल रहा है, कोई लेडीज यहाँ पर आकर कोई स्टूडेंट जो फीमेल है वो यहाँ आकर पढ़ाए तो उसको भी उस काम के लिए वही पैसा देना पड़ेगा, उतना ही देना पड़ेगा। तो सेम कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल 39 बताता है। और 39 का इसको 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। याद रख लेना। आर्टिकल 40 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन का बात करता है और ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। 41 देखोगे तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम करने के लिए अधिकार, काम पाने का, शिक्षा पाने का और लोक सहायता पाने का अधिकार 41। 43 को याद कर लेना। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। 42 इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दिया हूं। 43 का देखोगे, 43 का इसको भी बाद में जोड़ा गया तो उद्योगों के प्रबंधन में कार्य कर्मकारों का भाग लेना। 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, इस पर बहुत डिबेट चलता है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं ना, यूसीसी, यही है, ठीक। ये केवल और केवल देखोगे तो एक जगह लागू है, आप कमेंट करके बताओगे कहां पर लागू है, बाकी कहीं पर लागू नहीं है। लेकिन इसको पूरे भारत में लागू करने के लिए अभी डिबेट चल रहा है। कुछ समय पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ था न्यूज चैनल और संसद में, ठीक है। आर्टिकल 45 देखोगे तो राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा, ये याद रख लेना। 48 कृषि और पशुपालन से है। 48 का पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण की बात करता है। 49 देखोगे तो राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है, याद रख लेना। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, अलग होना। और 51 देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो ये सब डीपीएसपी के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स हैं और इसको याद करना है। सीक्वेंस जमाने भी पूछ सकता है, ठीक है, सीक्वेंस जमाने भी पूछ सकता है। चलिए, इसी सब संबंधित एक मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग एग्जाम में आया हुआ है, अलग अलग लिया गया है, इस कारण इसको डाल दिए हम लोग। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए देखें इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखो, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक। 44 ये तो सही है ना, एकदम सही है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। राज्य की अखंडता, एकता, संप्रभुता, ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, ड्यूटी के अंतर्गत आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये एकदम सही है ना, एकदम सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये किसके अंतर्गत आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आएगा। तो ये गलत, ये सही हो गया। देश की रक्षा, कृषि और पशुपालन, तो देश की रक्षा ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। और कृषि और पशुपालन का संगठन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 6,
डी इज द राइट आंसर। 1, 3 और 6 अभी इससे संबंधित सारे तथ्यों को मैंने बता दिया है, तो अलग से आप लोग को और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तो पर भी मैं बता देता हूं। यहां पर देख लीजिए क्या क्या उद्योग वाला 43 का पूछा है, 44 पूछा है, 48 पूछा है, और ये तीनों देखो इसमें शामिल है, उद्योग, नागरिक और यही तीनों आगे पूछा गया है। बाकी सब किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 51 का में उसका उल्लेख है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आर्टिकल वाइज। आर्टिकल वाइज आप क्वेश्चन करेंगे तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? निःशुल्क कानूनी सहायता, चलिए तो इसको याद कर लेना है। निःशुल्क कानूनी सहायता देखोगे तो डीपीएसपी के आर्टिकल 39A के अंतर्गत आता है, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया है, याद रख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। ओके ओके, देख लेते हैं अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत देखोगे तो डीपीएसपी में 3 आर्टिकल जोड़ा गया, याद रख लेना 3 आर्टिकल, 39 का, 43 का, 48, ठीक है, याद रख लेना। ठीक, ये आपको जानना है। तो इस अनुच्छेद के तहत राज्य यह प्रयत्न करेगा कि कानूनी तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके। याद रख लेना फ्री लीगल एड, या आपका देखोगे तो आपका फ्री में निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 का बाद में जोड़ा गया। ठीक है, क्यों? पहले क्या होता था, पहले कई लोग जो आरोपी होते थे उनको कानूनी सलाहकार नहीं मिल पाते थे, और मिलते भी थे वकील लोग तो वो लोग बहुत ज़्यादा फीस लेते थे, और गांव गरीब वाले वो उतना फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो इसीलिए सरकार ने सोचा कि सबको उनका पक्ष रखने के लिए एक निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना है, ये सोचा गया, और इसीलिए जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा देख लोगे तो देखिए अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है। 37 देखोगे तो इस भाग में अंतर्वृष्ट तत्वों का लागू होना। इस अनुच्छेद में बताया गया कि नीति निदेशक तत्व के उपबंध किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। शुरू में क्वेश्चन कराया हूं, किसी भी न्यायालय द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। वो राज्य के ऊपर है कि उसको किस तरीके से लागू करेगा। न्यायालय में इसको वाद, मतलब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये बोल सकते हो। न्यायालय में इसको, अब ऐसा नहीं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स को जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, जो सरकार नहीं इंप्लीमेंट कर रहा है, तो आप कानून जा सकते हो उसके विरुद्ध। लेकिन जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है उसको अगर कोई भी सरकार पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करता, लागू नहीं कर पाता है, तो इसके खिलाफ आप कानून न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों में बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि इसको पूरी तरीके से लागू किया जा सके, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि इसको एकदम नहीं लागू करना है, लागू करना है, लेकिन कुछ हद तक कम भी रहे तो पर भी चलेगा, कोई दिक्कत। तो ये बताता है आर्टिकल 37। आर्टिकल 38 देखोगे तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था योजना बोले तो आपको 38 याद रख लेना। और 38 के अंतर्गत ही समाज में व्यवस्था है तो पंचवर्षीय योजना का लागू होना, 38 का क्रियान्वयन, क्योंकि पंचवर्षीय योजना क्या कर रहा है, लोगों के समाज को व्यवस्थित करने का काम कर रहा है। तो सामाजिक व्यवस्था में
38 के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना को याद कर लेना। 39 देखोगे तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, कुछ नीति निदेशक तत्व। इसमें देखोगे तो सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका, ठीक है, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो, मानव कल्याण हो। धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण आपका उसको रोकना है, इसी को पूछा गया है। धन का केंद्रीकरण किससे, आपका कौन से आर्टिकल में है या इससे संबंधित एक क्वेश्चन किए हैं। धन और उत्पादन का जो केंद्रीकरण होता है उसको रोकना है, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो 39 में याद रख लेना। और पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना है, 39 में बताया गया है। राज्य श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ये बताता है 39। बालकों एवं अल्पवयस्कों की शोषण से रक्षा भी करता है 39। और 39 का क्या बोलता है, विधिक सहायता की बात करता है, याद रख लेना। उसको 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना 39। 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, 38 सामाजिक व्यवस्था की बात करता है, याद रख लेना, ठीक है। 37 क्या बात करेगा, 37 क्या बात करेगा, तो इसको न्यायालय में आप वाद योग्य नहीं मान सकते, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे सकते, ये 37 बोलता है। और 36 तो राज्य की परिभाषा बताता है, बस 36 राज्य की परिभाषा, 37 न्यायालय नहीं जा सकते, 38 सामाजिक व्यवस्था, 39 में बहुत सारे चीज है जिसमें जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, है ना। धन का केंद्रीकरण को रोकना होगा, ठीक है, स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा, ये सब है। और साथ ही साथ 39 का क्या है, विधिक सहायता प्रदान करना है। हो गया, तो 36, 37, 38, 39 सब देख लिए। अब हम लोग को देखना है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है वो कौन से अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है आपका 40, 43, 43B और 46, याद कर लेना। 40, 43 ब और 46, तो 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, एक तो 39 का, 43 का और 48 का, ठीक है। ये 3 आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत, ये आपको याद कर लेना है भाई। तो देख लो, इसमें से 40 वाला अनुच्छेद है, 43 है, 43 है, 46 है, ये सब गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित क्या है, आर्टिकल्स हैं। अब देख लेते हैं इससे संबंधित, गांधीवादी विचारधारा से संबंधित, समाजवादी विचारधारा से संबंधित, उदारवादी विचारधारा से संबंधित सभी आर्टिकल को देखेंगे। तो गांधीवादी को याद कर लो, इसको पूछता है 40, 43 खा, 46, 47, 48, ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। 40, 43 खा, 46, 47, 48, ठीक है। समाजवादी तत्व, समाजवादी विचारधारा से तो 38 इसीलिए सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। 39 समाज में कानून ये सब के लिए बात करता है, ठीक है। 41, 42 याद कर लेना, 43 और 43 का, 43 का इसमें है, 43 का इसमें है, और 47 याद रहेगा। इसके अलावा उदारवादी विचारधारा में 44, 45, 48 का, 49, 50, 51, तो 48 से सीधा 48, 49, 50, 51 और 44 और 45। 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान सिविल संहिता, ठीक है, याद रख लेना। ओके,
तो इतना आपको जानना है, गांधीवादी के अलावा सामाजिक तत्वों को भी याद करना है, उदारवादी तत्वों को भी याद करना है, कौन कौन सा आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है। बात समझ आ रही है? तो इसको आप लोग को याद करना है भाई। इसके बाद देखिए इससे संबंधित अनुच्छेद 40 को, ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत का, ठीक, ग्राम पंचायत का देखोगे तो विचारधारा ही गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो देखते हैं 40 देखोगे तो ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाएगा और ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। 41 देखोगे तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 देखोगे तो काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का, प्रसूति सहायता बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना। आर्टिकल 42 देखोगे तो प्रसूति सहायता याद कर लेना भाई, ठीक, प्रसूति सहायता याद कर लेना। ये प्रसूति सहायता क्या है? तो ये डिलीवरी वाला चीज है ना, ठीक है, जो महिलाएं डिलीवरी के लिए वो उसी से संबंधित है। 43 देखोगे तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से निर्वाह के लिए क्या क्या है, ये सब के लिए, ठीक। 43 का देखोगे, 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। तो अभी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। तो याद कर लेना 39 का, 43 का और 48 का, ये सबको किसके अंतर्गत? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया है। ये तीनों को याद कर लेना, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, याद रहेगा। चलिए देखते हैं इसका। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निर्वाह मजदूरी की अवधारणा से संबंध है? निर्वाह मजदूरी की अवधारणा से संबंध है, चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या जी? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। निर्वाह मजदूरी की से संबंधित है। देखिए 43, आर्टिकल 43 क्या बोलता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, याद कर लेना, अभी बताया हूं जस्ट। और 43 का क्या बोलता है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकार। कर्मकार 43 उद्योगों के प्रबंध में पूछा जाए तो आपको 43 का लेना है, जिसको 42वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया। चलिए इसके बाद देखिए, राज्य के एक नीति निदेशक तत्व के रूप में समान नागरिक संहिता प्रावधानित है। समान नागरिक संहिता, ओके, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया जा रहा है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 पूछा गया क्वेश्चन 2024 में, देख लिए पॉलिटिकल साइंस के सेट के एग्जाम में। और 44 क्या बताता है? 44 बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रख लेना, ठीक है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और इसको पूरे देश में लागू नहीं किया गया है, ये केवल और केवल गोवा में लागू है। वर्तमान में केवल और केवल गोवा में लागू है, जिसको पूरे देश में लागू करने की बात चल रही है। लेकिन देख रहे हैं सिचुएशन की वो लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या है, ठीक है, ठीक। तो ये बहुत बड़ा अभी चैलेंजिंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 44। 45 में क्या बोलता है इसको भी देख लीजिए। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं नहीं लाया हूं, लेकिन यहां पर बता दे रहा हूं। 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, इसी के आधार पर देखोगे तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ करके इसको लाया गया, ठीक है, याद रख लेना। ये अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया। 45 भी हो गया जी, आर्टिकल 45 भी हो गया। अब देख लेते हैं 42
संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। क्या क्या नहीं जोड़ा गया है? तो देख लो, समान नागरिक तथा निःशुल्क सलाह, ये 39 जोड़ा गया है, ये नहीं जोड़ा गया है ना। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये जोड़ा गया है। 43 भी जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ये नहीं जोड़ा गया है, याद रख लेना। इसमें 3 है ना, 39 का, 43 का और 48 का। ठीक है, 39, 43, 48 तो याद कर लेना। 39, 43 तो जोड़ा गया, लेकिन 44 नहीं जोड़ा गया, शोषण वाला भी जोड़ा गया। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं? यहां पर मैं फंड डीपीएसपी से संबंधित सभी चीज को मैं कवर कर दूंगा, एक एक आर्टिकल को मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो आप लोग को एमसीक्यू करना है, साथ ही साथ जो पीडीएफ मिलेगा ना, तो पीडीएफ में मैं एक्सप्लेनेशन डाला हूं, उसको याद करना है और ये वीडियो 1-2 बार देखना है, बस खत्म हो गया। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर 46। जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा आर्टिकल 46 करता है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, स्पष्ट रूप से इसमें लिखा गया है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि या उनका संरक्षण कौन करता है? तो आर्टिकल 46 में बताया गया है। और कुछ आपको जानना नहीं है इसके अंतर्गत, ये आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल क्या क्या बोलता है, इसी को जान लो, काम बन जाएगा आपका। 46 भी देख लिए। अब देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों का पोषाहार स्तर बोल दिया? तो आपको लेना है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, डी इज द राइट आंसर। फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए ये लाया गया था। याद कर पाओगे ना? चलेगा ना? तो ये हो गया 47। आपको कुछ नहीं, बस आर्टिकल में क्या क्या है उसको याद करना है, पूरा याद करना है। ठीक है, तो पूरा आपको आर्टिकल को याद रखना है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। बिल्कुल नहीं है, ये न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण नहीं है। और 44 तो एकदम सही मिला हुआ है, 40 ग्राम पंचायत और ये निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देख लेते हैं 48 क्या बोलता है। 48 क्या बोलता है देख लो। 48 क्या बोलता है देख लो। कृषि और पशुपालन का संगठन। और जब कृषि पशुपालन के बाद पर्यावरण जुड़ जाए तो ये 48 का है, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। याद कर लेना, बस खत्म। 49 क्या बोलता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये क्या बताता है? आर्टिकल 50 याद कर लेना, 50। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आ ही गया। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कौन सा राज्य कदम उठाएगा? कौन सा? अनुच्छेद 50 हो गया। और लास्ट में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, ये कौन सा है? 51। याद हो गया? याद हो गया ना? याद हो गया ना? देखो, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि या संरक्षण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, बस 51 तक। अब 51 जो क है, 51 क है, ये किस में देखेंगे, तो इसको हम लोग को देखना है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत। छोटा सा लेक्चर और रहेगा, कल 10 से 15 मिनट का लेक्चर और डालूंगा जो 51 क से संबंधित रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भाग 5 संघीय कार्यपालिका में। लेकिन इससे संबंधित कुछ चीज को देखते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अभी डिफ्रेंसिएशन देखेंगे कौन कौन सा अंतर है। तो मौलिक अधिकार क्या करता है, नागरिकों को दिया गया अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व का अधिकार राज्यों को दिया गया अधिकार है। नागरिक उसकी उल्लंघन होगा मौलिक अधिकार का तो न्यायालय पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको दिया गया अधिकार, राज्य को, सरकार को दिया गया अधिकार है। तो हम लोग न्यायालय नहीं पहुंच सकते उसके खिलाफ, याद रख लेना। ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय की बात कर रहे हैं। नकारात्मक है, नकारात्मक, नागरिकों को दिया गया नकारात्मक, सरकार को दिया गया तो सकारात्मक। ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है और ये सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। नीति निर्देशक तत्व और सामाजिक आर्थिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित हो जाएंगे, सभी आर्टिकल निलंबित हो जाएंगे। और ये आपातकाल की स्थिति में निलंबित नहीं होते राज्य, याद रख लेना, ठीक है। ये सीमित और सापेक्ष अधिकार है, ये असीमित अधिकार है, निरपेक्ष अधिकार है, डायरेक्ट अधिकार। व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, नागरिक है तो व्यक्तिनिष्ठ, ये समाजनिष्ठ होता है, समाज के बारे में बात किया जाता है। इस विधि, इन्हें लागू करने की विधि की आवश्यकता नहीं होती है ना, स्वतः ही लागू हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी देखोगे तो इसको विधि की आवश्यकता होगी और स्वतः लागू नहीं होता, यही डिफ्रेंसिएशन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको न्यायालय में वाद योग्य है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये नागरिकों को दिया गया अधिकार है, ये सरकार को दिया गया अधिकार है। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो। ये व्यक्तिनिष्ठ होता है, ये समाजनिष्ठ होता है। इसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए विधि की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से दोनों में अंतर है। ये भाग 4 में हम लोग पढ़ लिए और इसको भाग 3 में। ये 12 से 35 आर्टिकल तक आता है, ये 36 से 51 तक आता है। हो गया काम। बात समझ आ रही ना अच्छे से? बस इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा पोर्शन है, ओके, छोटा सा पोर्शन। इसके अलावा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद करना है, सभी आर्टिकल को, सभी आर्टिकल को याद करो, है ना। गांधीवादी विचारधारा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, उदारवादी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा जी। अब ये इतना आर्टिकल है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। एक बार देख लेते हैं ताकि हमको पूरा रिवाइज हो जाए, ये चैप्टर ही रिवाइज हो जाए। 36 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा बताता है। 37 क्या बोलता है कि वो न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है, न्यायालय नहीं जा सकते उसके खिलाफ में। 38 क्या बोलता है, सामाजिक व्यवस्था की बात करता है, सामाजिक व्यवस्था। 39 देखोगे तो स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 40 क्या बोलता है, पंचायत का गठन होना चाहिए। 41 याद कर लेना, 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, मतलब मेरे को काम पाने का अधिकार है, मेरे को सरकार से काम पाने का अधिकार है, जीविका अर्जन का अधिकार है, ये 41 बताता है, ठीक है, याद कर लेना। 43 को याद करो, 43 ये आपको जानना है, ये क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। और 43 का जोड़ दे तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकार, 43 कर्मकार के लिए निर्वाह, 43 का उद्योगों में कर्मकारों के लिए निर्वाह, उनको भाग लेना, ठीक है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का
भाग लेना, कार्य करने वाले वर्क फोर्स का, श्रम बल का उसमें भाग लेना। 44 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 देखोगे तो 6 वर्ष से कम के बच्चों को, इसको बाद में जोड़ा गया, ये एक प्रकार से शिक्षा का अधिकार ही है, जैसे कि 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके, ठीक है, इसको याद रख लेना। 6 वर्ष से कम आयु के बालक जो हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा देना, प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख करना, उनका संरक्षण करना। 47 को छोड़ दो, 47 पोषाहार से संबंधित है, याद रख लेना। 47 देखोगे तो पोषाहार से संबंधित है, पोषाहार बहुत इंपॉर्टेंट। 48 देखोगे तो कृषि और पशुपालन। 48 का देखोगे तो पर्यावरण जोड़ दो, पर्यावरण। 49 देखोगे तो राष्ट्रीय स्मारक को सुरक्षित रखना, उनका संरक्षण करना। 49 हो गए। 50 देखोगे तो क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग करना, ठीक है। और 51 देखोगे तो याद रख लेना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, उनको बनाए रखना। तो याद हुआ 36 राज्य, 37 न्यायालय में वाद योग्य नहीं, 38 सामाजिक सहायता, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, 40 पंचायत, 41 याद रख लेना काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, 42 को छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, 43 याद रख लेना कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास करेगा राज्य, और उद्योग में वो 43 का आ जाएगा। 44 समान सिविल संहिता, 45 याद रख लेना 6 वर्ष से कम बालकों के लिए शिक्षा और उनके संरक्षण के लिए है, 47 पोषाहार, 48 का कृषि पशुपालन, 48 का पर्यावरण, 49 याद रख लेना 49 राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षित करना, 50 कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करना, 51 अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। बस इतना आर्टिकल को रट लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाह रहा हूं इसमें, इसको याद कर लो, ये चैप्टर ही रिवाइज करा रहा हूं ना, इसको याद कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें 40 43 खाना खा, ये का इसमें आ जाएगा समाजवादी में। 46 47 48 के बाद देखो 48 का 49 50 51 ये उदारवादी, ये गांधीवादी उदारवादी दोनों में आ जाएगा 48, तो इसको याद रख लेना, ठीक। उसके बाद 38 39 का 41 42 43 का और 47 समाजवादी, इसको याद कर लेना भाई, याद कर लेना, ओके। ये 40 से है, 40 43 48 46 47, ये 38 39 फिर 41 42 43 और 47, इधर 44 से है लास्ट तरफ उदारवादी, 44 45 48 49 50 51, याद रहेगा। तो इतना कर लोगे तो फंडामेंटल डीपीएसपी से संबंधित सभी क्वेश्चन यहां पर बन जाएंगे, इतना से आपका हर प्रकार का क्वेश्चन बन जाना है, ठीक है। धन का केंद्रीकरण 39 में उसका उल्लेख है, उसको नहीं करना है, धन का केंद्रीकरण नहीं होने देना है, उसको रोकना है। आर्टिकल 39 कहाँ है? आर्टिकल 39 याद रख लो, समाजवाद के लिए, समाज को स्थापित करने के लिए धन का केंद्रीकरण रोकना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डीपीएसपी को कंप्लीट किया है। इसके आगे हम लोग छोटा सा लेक्चर 15 से 20 मिनट का लेक्चर लेकर आएंगे, किससे संबंधित? तो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित 5-10 क्वेश्चन रहेगा, खत्म हो जाएगा ये भी टॉपिक। फिर सीधा सीधा हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे संघीय कार्यपालिका, ठीक है, भाग 5। ये बहुत बड़ा पार्ट है और ये कम से कम 3 से 4 लेक्चर में खत्म होगा और यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको भी याद रख लेना। तो संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका सबसे इंपॉर्टेंट है, भाग 5 और भाग 6। तो मैंने बोला आप
इस तरीके से हम लोग हर टॉपिक को कवर किए हैं शुरू से लेकर। तो ये लगभग 9वां लेक्चर होगा आई थिंक, ठीक है। तो जितने भी इससे प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर आपको नहीं देखे होंगे, आपको देखना है तो जल्दी जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू, प्लेलिस्ट इस नाम से है, आप मिल जाएगा। इसी तरीके से ज्योग्राफी को भी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, 14 लेक्चर में पूरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया है। 1-1 घंटे का वीडियो है, 14 घंटे का वीडियो है। अगर फास्ट 2x में चलाते हो तो 6 से 7 घंटे में, अगर मैराथन देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना मान के चलो, ठीक है। तो जाइए जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट में उन सबको भी देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा, याद हुआ होगा। इन सबको वीडियो को रोक रोक के याद करते चलना है ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।